हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे टॉर्क टॉर्क अबाउट अ पॉइंट और टॉर्क अबाउट अ एक्सिस। ये दोनों चीज़ हमने निकालना सीखा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे टॉर्क निकालने के ऊपर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो बेटा पहला एग्जांपल अपन ले रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बोल रहे हैं कि एक इंक्लाइंड सरफेस है इस तरीके से, और ये एंगल कितना है, थीटा। और यहां पर एक स्फेयर है जिसका मास m है बेटा, और रेडियस r है। और यहां पर एक पॉइंट है, ये एक एक्सिस है इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर एक एक्सिस है, पॉइंट P है। इस पॉइंट P के अबाउट हमें क्या निकालना है, मोमेंट पॉइंट P के अबाउट टॉर्क निकालना है। फाइंड द टॉर्क ऑफ वेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट P। इस एक्सिस के अबाउट आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। इस एक्सिस के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, किसका, वेट के कारण। तो बेटे सबसे पहले ये बताओ कि यहां पर वेट किधर लगेगा, तो वेट इधर लगेगा बच्चे, कितना, mg। ओके, और एक्सिस कौन सा है, ये है। तो आपको पता है बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना है, रेडियस है r, और ये एंगल थीटा है। ये एंगल थीटा है। तो बेटे आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, थीटा होता है। याद है आपको, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर के साथ वेट हमेशा क्या बनाता था, ये सेम एंगल होता था, थीटा। तो बच्चे इसको मैं तोड़ सकता हूं, इस आर को, है ना, आर को अगर ब्रेक करूंगा, आर के कंपोनेंट तोड़ूंगा, तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। ये कितना होगा बेटा, आर कॉस थीटा, और ये कितना होगा, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा। सो दिस इज द एक्सिस, है ना, पॉइंट P पर क्या है, आपका एक्सिस है। वेट इधर लग रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। हमने टॉर्क को कैसे डिफाइन किया है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो टॉर्क विल बी, तो टॉर्क कितना हो जा रहा है बेटा, फोर्स हो गया mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है साइन r साइन थीटा। तो टॉर्क इज mg r साइन थीटा। टॉर्क इज mg r साइन थीटा। अच्छे से समझ गए बेटा। तो ये रही कहानी आपकी इसके टॉर्क की। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग। ये समझ में आ गया बच्चे। नेक्स्ट इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्हील है बेटा, एक व्हील है जिसका रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर। रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। इस पर 4 फोर्सेस लग रहे हैं, और वो फोर्सेस कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है बेटा यहां पे, कितना लग रहा है, 9 न्यूटन। ओके, एक फोर्स लग रहा है यहां पर 4 न्यूटन टेंजेंशियली। एक फोर्स लग रहा है यहां पर 6 न्यूटन, और एक फोर्स लग रहा है यहां पर कितना, 8 न्यूटन। और ये एंगल बना रहा है बेटा कितना, 30 डिग्री। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। आगे बात समझ में। तो बोल रहा है पॉइंट व्हील ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर हैज 4 फोर्सेस applied to it as shown in the figure, then torque produced by these forces about an axis which is passing through O and perpendicular to the plane। तो ये प्लेन है बेटा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा एक आपको एक्सिस डालना है। तो इस एक्सिस को मैं इस तरीके से दिखा दूं। ठीक है, तो आपको एक्सिस समझ में आ गया बेटा। इस एक्सिस के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो चलो बेटा एक एक करके टॉर्क निकालेंगे, है ना। नाम दिया हुआ है पॉइंट्स का, दिस इज पॉइंट A, B, C एंड D।
ठीक है। तो जो सी पॉइंट को अगर मैं पकड़ूं उसके कारण टॉर्क मैं बोलता हूं बेटा टाउ सी, टाउ सी। तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा टाउ सी। तो ये जो रेडियस है इसका, दिस रेडियस, ये परपेंडिकुलर हुआ क्या बेटा, दिस इज द एक्सिस, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं बेटा, सीधा क्या हो जाएगा, है ना, टाउ सी इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, है ना। तो r कितना है 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 और f कितना है 9, तो कितना हो गया 9 2 जा 18, 1.8 न्यूटन मीटर। तो इसके कारण जो टॉर्क हो गया बेटा 1.8 न्यूटन मीटर। ये किस तरफ घुमाएगा बेटा बताओ, है ना, तो ये इस तरफ घुमाएगा। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। अब सिमिलरली बेटा इसके कारण देखो, ये भी क्या है बेटा परपेंडिकुलर है ना, ये भी टेंजेंशियली और रेडियस के परपेंडिकुलर है। तो टाउ बी जो हो जाएगा वो भी आपका हो जाएगा 0.2 फोर्स हो गया, डिस्टेंस हो गया, और फोर्स 4 न्यूटन, तो ये हो गया 0.8 न्यूटन मीटर। अच्छा ये किस तरफ रोटेट करेगा, देखो इसको इस तरफ रोटेट करे, जो कि क्या हो रहा है बेटा एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज, है ना। आप रोटेशन को इस तरीके से भी दिखा सकते हो। फिर ये जो 8 न्यूटन है बेटा, 8 न्यूटन के अगर कंपोनेंट तोड़ोगे तो इधर आएगा क्या 8 cos 37, 8 cos 30, और इधर क्या जाएगा बेटा 8 sin 30। आप मुझे बताओ क्या 8 cos 30 जो है टॉर्क पैदा करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है बेटा along द ये लग जाएगा डिस्टेंस, तो फिर वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। टॉर्क कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है सिर्फ वही टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो टाउ एट ए जो होगा वो होगा किसकी वजह से 8 sin 30, है ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ 0.2, तो 0.2 इंटू 8 sin 30, sin 30 क्या हो गया बेटा 1/2, तो बेटा ये हो गया 2 4, तो 0.8, है ना, न्यूटन मीटर। ये देखो किधर घुमाएगा बेटा, ये इस तरफ ऐसा घुमाएगा यानी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज टाउ एट ओ। और टाउ एट डी देखो, टाउ एट डी, अब ये फोर्स देखो सीधा क्या हो रहा है एक्सिस पर लग रहा है, तो इसका आर और इसका एफ क्या हो जा रहा है सेम लाइन पे लग रहा है, आर और एफ सेम लाइन पर लगेगा, थीटा क्या हो गया बेटा 0, है ना। तो आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा साइन 0 क्या हो जाता है बेटा 0, तो ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जो टोटल इस बॉडी पर टॉर्क लग रहा है बेटा ये सारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना बेटे। तो अगर मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूं तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा। तो टोटल टाउ इज, क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लिया तो 1.8, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा -0.8 और फिर +0.8, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1.8 न्यूटन मीटर, है ना, 1.8 न्यूटन मीटर क्या क्लॉकवाइज, है ना। तो जो टोटल टॉर्क आ रहा है यहाँ पर 1.8 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज आ रहा है, अंडरस्टूड, 1.8 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ओके, अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चे, वेरी गुड। तो हमें देखा हमने कि टॉर्क के ऊपर कैसे काम करना है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में मिल जाएंगे, आप इसको प्रैक्टिस करो। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चे, टॉर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या रिलेशन होता है, ठीक है। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन होता है ये चीज देखेंगे, रिलेशन बिटवीन टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन, अच्छा इसके पहले एक टॉपिक छूट गया, इसके पहले एक टॉपिक छूट गया, कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स, ओके, कपल ऑफ फोर्स। अगर मान लो बेटा कोई एक रॉड है, सपोज
या कोई भी बॉडी है, बॉडी के तौर पर मैंने क्या ले लिया, एक रॉड ले लिया, इस पर एक फोर्स सपोज इस तरीके से लगे F, ठीक है, और दूसरा फोर्स इस तरह से लगे F। दोनों फोर्स क्या है देखो तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा, एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब भी ऐसा पेयर ऑफ फोर्स होता है जो मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट होता है, और साथ ही उसका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है दोनों का, है ना, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है बेटा वो इधर है, और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इधर है, ठीक है। तो इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हम इन दोनों पेयर, इनके पेयर को क्या कहते हैं, कपल कहते हैं, कपल ऑफ फोर्स कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज कपल ऑफ फोर्स बेटा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच आर नॉट whose line of action are different, ठीक है। तो चलो कपल ऑफ फोर्स को हम लोग बोल देंगे ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स whose line of action does not coincide, मिलते नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, is called couple of force, समझ गए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। अच्छे से समझा बेटा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क ऑफ कपल, ठीक है। तो ये जो ऐसे फोर्स होते हैं जो पेयर में लगते हैं, ठीक है, तो इसका जो नेट फोर्स हो जाएगा बेटा इस सिस्टम पर, ये और ये क्या है, इक्वल है, अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का लीनियर मोशन नहीं हो सकता क्योंकि नेट फोर्स क्या है, 0 है। बट ये फोर्स क्या करते हैं, फिर घुमाने का काम करते हैं, रोटेट करने का काम करते हैं। तो ये जो है ये इधर एक टॉर्क लगाएगा और ये घूमने लगेगा, ठीक है। तो ये रोटेशन का काम करते हैं, ठीक है। ऐसे फोर्सेस जो है, ऐसे पेयर ऑफ फोर्सेस जो है, कपल जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, रोटेट करता है, मतलब फोर्स का जो रोटेटिंग इफेक्ट है, फोर्स की जो रोटेटिंग एबिलिटी है उसी को तो हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो टॉर्क कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मोमेंट ऑफ कपल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो उसके लिए देखो क्या करना है। तो मान लो बेटा कि ये डिस्टेंस इसके बीच जो है वो क्या है, r है, ओके, और ये एंगल सपोज थीटा है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो बेटे ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ऐसा अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये r है, ये थीटा है, तो ये r cos थीटा और ये r sin थीटा हो जाएगा बेटा। इसको ब्रेक करेंगे तो, है ना, ये क्या हो जाएगा, r sin थीटा। व्हाट इज r sin थीटा, तो r sin थीटा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी दोज टू फोर्सेस, जो हमारा कपल है ना, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहां पर जो मोमेंट ऑफ कपल डिफाइन किया जाता है, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ दो फोर्सेस है बेटा, दोनों इक्वल है, तो दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द टू फोर्सेस एंड perpendicular distance between their line of action, लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनके प्रोडक्ट को अपन क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, कपल कहते हैं। तो यहाँ जो टॉर्क हो जाएगा बेटा, दोनों में से कोई भी एक फोर्स लिया तो F, और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस r sin थीटा, तो इसको आप r क्रॉस F बोल सकते हैं। तो यहाँ भी फॉर्मूला सेम आया, है ना, r क्रॉस F, अंडरस्टूड, r क्रॉस F, ओके। तो दिस इज कॉल्ड कपल ऑफ फोर्स।
अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो तीनों टर्म हम फेमिलियर हो चुके हैं। टॉर्क क्या होता है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसके भी फेमिलियर हो चुके हैं, और अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी हम जानते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है इसको हमें समझना है। ठीक है, ओके। चलो देखो तो बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, रिलेशन बिटवीन टॉर्क यानी टाउ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ओके बच्चे, तो देखो बेटा, अगर मान लो इस प्रकार का कोई बॉडी है और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के अबाउट ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, और इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा है। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ ये रोटेट कर रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो मान लो एक पार्टिकल यहां है जिसका मास m1 है और रेडियस r1 है, और इसका लीनियर एक्सेलरेशन a1 है। सिमिलरली एक दूसरा पार्टिकल है, मास m2 है, रेडियस r2 है, और लीनियर एक्सेलरेशन a2 है। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, जब कोई बॉडी, कोई सिस्टम किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, सर्कुलर मोशन करेगा, तो उसके जो हर एक पार्टिकल हैं वो सब के सब क्या करेंगे बेटा, सर्कुलर मोशन करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, इस चीज को, इस पेन को मैं ऐसे घुमाऊं, है ना, ऐसे करके घुमाऊं, तो इसका जो ये यहां पर एक कोई पार्टिकल होगा, तो वो भी क्या कर रहा है बेटा, वो देखो एक सर्कल पूरा कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो उसी प्रकार से हर एक पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, है ना। तो ये पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन करेगा, ये पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा, तो ये हो रहा है। तो हमने आपको पहले ही बताया बेटा, कल के दिन में नोट करके लिखाया कि जब कोई सिस्टम सर्कुलर मोशन करता है, रोटेशनल मोशन करता है, तो उसका एंगुलर क्वांटिटीज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। एंगुलर क्वांटिटीज सेम रहते हैं, लीनियर क्वांटिटीज डिफर कर सकते हैं, लीनियर क्वांटिटीज अलग अलग हो सकते हैं। आ रही बात समझ में आपको, है ना। लीनियर क्वांटिटीज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एंगुलर क्वांटिटी सेम होता है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इस पर मास है, एक्सेलरेशन है, तो फोर्स भी लग रहा होगा बेटा। तो फोर्स इस पर मान लो F1 और इस पर फोर्स मान लो बेटा F2, है ना। तो चूंकि आपने पढ़ा है बेटा कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ऑल्सो टॉर्क बराबर आप क्या जानते हो बेटा, R क्रॉस F, है ना, R क्रॉस F यानी RF साइन थीटा। अब यहां पर थीटा कितना है, देखो सब परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, R इंटू एफ। तो R इंटू एफ, एफ कितना है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मैंने आपको क्या बोला बेटा, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है, तो A बराबर चूंकि अल्फा इंटू R होता है, पढ़ा है हमने। इसको यहां पर रिप्लेस करेंगे तो R M, और A के बदले क्या लिख सकता हूं, अल्फा इंटू R। तो देखो यहां पर क्या निकल के आ रहा है, mr स्क्वायर अल्फा, दिस इज टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकल करके आ रहा है बेटा, mr स्क्वायर अल्फा। तो ये वाला जो पार्टिकल है उस पर जो टॉर्क होगा तो उसका कितना हो जाएगा बेटा, मास m1 है उसके लिए, रेडियस r1 है उसके लिए, mr1 स्क्वायर, और अल्फा, अल्फा चूंकि मैंने क्या बोला बेटा, सबके लिए सेम होगा, है ना। एंगुलर क्वांटिटीज क्या होती है, सेम होता है। सिमिलरली बेटा टाउ 2 सेकेंड पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, m2 r2 का स्क्वायर अल्फा। इसी प्रकार से nth पार्टिकल का क्या हो जाएगा बेटा, mn rn स्क्वायर अल्फा। आगे बात समझ में।
तो इस प्रकार से बेटे जो टोटल टॉर्क होगा टाउ टोटल, जिसको आप टाउ नेट भी बोल सकते हो, वो कितना हो जाएगा? तो टाउ नेट हो जाएगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस 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 mn rn स्क्वायर अल्फा। यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? अल्फा कॉमन ले सकता हूं, तो बचेगा बेटा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस 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 इंटू अल्फा। ये चीज गौर से देखो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? समीशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर आई इक्वल्स टू 1 टू m इंटू अल्फा। कुछ याद आया बेटा इसको देख करके? व्हाट इज दिस? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम क्या होता है बेटा? इसी को तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा करते थे, तो ये हो गया इसके बदले आई, तो आई इंटू अल्फा। सो टॉर्क इज आई इंटू अल्फा। तो बेटे देखो, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन निकल करके आ रहा है कि टाउ इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है बेटा? तो टाउ बराबर आई इंटू अल्फा होता है सर। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में एकदम पूरी तरीके से फिट बैठ जाना चाहिए। ओके, चलो, तो ये हो गई बात रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड angular acceleration and moment of inertia. Tau equals to I into alpha. चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जैसा कि मैंने आपको बोला बेटा, जब लीनियर मोशन पढ़ा करते थे, है ना, लीनियर मोशन में, और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रोटेशनल। लीनियर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में, है ना, कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ एनालॉगी क्वांटिटी होते हैं, एनालॉगस क्वांटिटीज होते हैं। तो जैसा हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रोटेशनल में क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना। वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है। एक्सेलरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। मास के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना। तो हर एक फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर टॉर्क होता है, और मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने रिलेशन देखा, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन देखा, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देखा। तो उसी तरीके से क्या लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में भी कुछ रिलेशन होता है, वो देखेंगे। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन, या फिर हम सिंपल टॉपिक डालते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम समझने का कोशिश करते हैं। तो बेटे मान लो कि ये एक पॉइंट है P, यहां से r डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है। ठीक है, वो v वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है। तो आपको पता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो और उस मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होता है बेटा? जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो एक p वेक्टर इधर आ गया, जो कि क्या होगा? m इंटू वी होगा। आगे कहानी समझ में आपको है ना? अच्छा, इसको मैंने गड़बड़ किया थोड़ा सा, ऐसा कर लेता हूं। ठीक है, ये किधर जा रहा है? इधर जा रहा है v वेलोसिटी से। तो इसके पास लीनियर मोमेंटम कितना हो गया बेटा? m इंटू वी। तो ये वाला जो मोमेंटम है वो कौन सा मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा मैं अगर इसको एक्सटेंड करूं, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करूं, तो r वेक्टर और ये p वेक्टर के बीच का एंगल ये थीटा हो गया। तो दिस इज द एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड p वेक्टर, r वेक्टर एंड p वेक्टर। अब आपको करना क्या है? आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और यहां पर एक परपेंडिकुलर डालो। ठीक है, तो ये थीटा है बेटे, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और ये वेक्टर r है तो ये r cos थीटा और ये r sin थीटा हो जाएगा। तो ये r sin थीटा हो गया। आगे कहानी समझ में आपको? तो बेटा आप देखो, ये
लीनियर मोमेंटम है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो आपको मिलता है एंगुलर मोमेंटम। सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम and its perpendicular distance from the axis of rotation is called angular momentum। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल एल से दिखाते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एल वेक्टर जो आपका हो जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा? तो पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो इसका। मैग्नीट्यूड के लिए हमने क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ। तो बेटा इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो गया? m इंटू वी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? r साइन थीटा। ठीक है, या फिर एम भी को आप क्या बोल सकते हो बेटा? p, है ना, और r साइन थीटा। तो ये हो रहा है आपका पी आर साइन थीटा। ठीक है बेटा, कैसे मिला आपको? p और r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, p और r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ऐसा हो गया। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं? सेम चीज को मैं इधर बनाऊं तो ये r वेक्टर हो गया, इधर आपका p वेक्टर था, ये एंगल थीटा हो गया। तो मैं p के भी तो कंपोनेंट तोड़ सकता हूं, है ना। p के कंपोनेंट तोड़ूंगा तो बेटा इधर आएगा p cos थीटा और इधर आएगा p sin थीटा, है ना, इधर आएगा p sin थीटा। तो इस बार अपन क्या ले सकते हैं बेटा, है ना, ये देखो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो फिर से वही चीज मिलेगा क्या? पी आर साइन थीटा, है ना। लेकिन इस बार मैं इसको क्या बोल सकता हूं? आर पी परपेंडिकुलर। तो P इंटू आर परपेंडिकुलर करो या R इंटू पी परपेंडिकुलर करो, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? पी आर साइन थीटा। सो L इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूं मैं? P इंटू आर परपेंडिकुलर या R इंटू पी परपेंडिकुलर इक्वल्स टू पी आर साइन थीटा। ठीक है, जिसमें P क्या है बेटा? MV, तो ये MV R साइन थीटा। तो इस तरीके से हम इतने तरीकों से क्या कर सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब एक चीज और गौर से देखो, तो r क्या है बेटा? वेक्टर है, p भी क्या है? वेक्टर है, और थीटा उनके बीच का एंगल है। तो ये हमें डेफिनेशन शो कर रहा है किस चीज का? क्रॉस प्रोडक्ट का। तो l वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं? l वेक्टर को r क्रॉस p वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम आप कैसे निकाल सकते हो? r क्रॉस p करके। ठीक है, r क्रॉस p करके आप क्या कर सकते हो? एंगुलर मोमेंटम को निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहां से आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर आता है, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अच्छे से समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर वेक्टर क्वांटिटी है बेटा तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे? तो जो क्रॉस प्रोडक्ट के नियम होते हैं वही नियम इसके होंगे। तो डायरेक्शन इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ठीक है बेटे, क्रॉस प्रोडक्ट रूल से दिया जाता है ना। एसआई यूनिट की बात करूं बेटा, एसआई यूनिट बोल दो। एसआई यूनिट तो एम भी आर साइन थीटा है बेटा, एम भी आर साइन थीटा। मास का क्या? केजी, वेलोसिटी का क्या? मीटर पर सेकेंड, और आर का मीटर यानी मीटर स्क्वायर, और साइन थीटा का कुछ भी नहीं। तो क्या आया देखो? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट इसका हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अंडरस्टूड? डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? केजी का m, इसका l स्क्वायर अपॉन t यानी t माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अंडरस्टूड? ठीक है, इतनी चीजें हमें क्लियर समझ में आ रही है। अब बेटा यहां पर देखो,
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, L इक्वल्स टू एम वी आर साइन थीटा। केस वन अगर थीटा क्या हो गया बेटा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो गया। थीटा 0 डिग्री हो गया मतलब बेटा आर और पी सेम लाइन पर लाई कर गए। ठीक है, क्लियर है। थीटा इक्वल्स टू 0 यानी आर और पी वेक्टर क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में एल क्या आएगा बेटा, 0 है ना। ऐसे सिचुएशन में एल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। केस टू अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया यानी आर परपेंडिकुलर टू पी हो गया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में एल बराबर क्या हो जाएगा, एम वी आर साइन 90 1 हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एम इंटू वी इंटू आर हो जाएगा। आगे बात समझ में, एल मिल गया बेटा। और केस थ्री क्या, बाकी तो अगर थीटा की कुछ वैल्यू दी रहेगी तो वो तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो मोमेंटम दिख रहा है वो क्या है, मैक्सिमम है। दिस इज द मैक्सिमम और दिस इज द मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम मोमेंटम कब होगा, जब परपेंडिकुलर लगेगा, और मिनिमम कब होगा, जब आपका पैरेलल हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो एंगुलर मोमेंटम आपको अच्छे से समझ में आ गया बेटा कैसे निकालना है। ओके मिट क्यों नहीं रहा ये, चलो अब हम लोग देखेंगे बच्चे रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम को हमने किससे दिखाया बेटा, एल से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो अपन क्या करते हैं बेटा, एक सिस्टम लिया हमने और ये सपोज उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के अबाउट वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। आ रही बात समझ में। तो मैंने आपको बोला है बेटा कि जब कोई बॉडी रोटेट करता है, ठीक है, तो हर एक पार्टिकल जो हैं उसके क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, और उसमें जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो हर एक पार्टिकल का क्या रहेगा, सेम रहेगा। लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगा। ठीक है, तो बेटे अगर मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसका मास m1 है और रेडियस इसका r1 है, तो इसका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, सपोज v1। कोई पार्टिकल यहाँ है, उसकी रेडियस r2 है, मास m2 है और वेलोसिटी v2 है। तो हमको एक चीज पता है कि ओमेगा सबका सेम होता है। आगे बात समझ में बेटे। तो चूंकि आपने अभी भी देखा सिंस L इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी आर, कब, जब V और R परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें V और R क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, तो सीधा एम वी आर लगेगा। L इक्वल्स टू एम इंटू वी इंटू आर, और V इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ओमेगा इंटू आर, है ना। V इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, इसलिए L बराबर एम, V के बदले क्या रखूंगा मैं, ओमेगा आर इंटू आर। क्या हो गया देखो, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ऐसा हो गया। देयरफॉर फर्स्ट पार्टिकल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा बेटा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा सबके लिए सेम है, L2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली L nth पार्टिकल का जो है वो हो जाएगा mn rn स्क्वायर ओमेगा। तो इस हिसाब से बेटे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा L टोटल यानी L नेट, वो हो जाएगा हमारे पास, इन सबको ऐड कर लेंगे तो m1 r1 स्क्वायर
m2r2 स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा और ओमेगा कॉमन रह जाएगा। इस चीज को गौर से देखो तो दिस इज द समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन i इक्वल्स टू 1 से n तक इनटू ओमेगा। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो I ओमेगा, सो L इक्वल्स टू क्या है बेटे, I इंटू ओमेगा। L इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू ओमेगा होता है। कोई दिक्कत, अच्छे से समझ में आया? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन L, I एंड ओमेगा। तो L इक्वल्स टू आई ओमेगा। अभी तक हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें मिली, एक मिला बेटा टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू अल्फा, और दूसरा हमने क्या देखा, L इक्वल्स टू आई ओमेगा। ठीक है, L आई ओमेगा, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी आपको क्या दे देता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम दे देता है। तो L के हमें दो फॉर्मूले मिले बेटा। L हम इस तरीके से निकाल सकते हैं MBR या R क्रॉस P करके, L हम इस तरीके से निकाल सकते हैं I इंटू ओमेगा करके। अंडरस्टूड? ओके, वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे अब हम देखेंगे बच्चों रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क हमने देखा टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, एंगुलर मोमेंटम हमने देखा L इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो ये जो L है और टॉर्क है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, इसको देखने वाले हैं। सी रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम यानी L। ठीक है, तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उससे हमें क्या मिला है, सिंस L इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो अगर मैं इसको बोलूं कि दोनों साइड टाइम से डिफरेंशिएट कर दो, differentiating both side with respect to time। जब हम ऐसा करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, dl by dt, और इधर क्या हो जाएगा, I क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। I क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, d ओमेगा बाई dt। ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी। याद करो बेटा डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आई इंटू ये क्या हो जाएगा, अल्फा। सो डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू आई अल्फा, और अभी अभी आपने पढ़ा था आई अल्फा क्या होता है बेटा, टॉर्क होता है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क। ठीक है बेटा, तो जैसा कि याद करो इसमें हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड एज द फोर्स, है ना। वहां पर हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, फोर्स, है ना बेटे। उसी तरीके से यहां पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क। ठीक है, इज इक्वल टू द टॉर्क। इस चीज को हम लोग, है ना, जैसे वहां पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था, तो इसको हम कह सकते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। वो लीनियर मोशन के लिए था, ये रोटेशनल मोशन के लिए है। ठीक है, दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन।
रोटेशनल मोशन। आगे बात समझ में? तो यहां से हमें समझ में आया बेटा कि अगर L यानी एंगुलर मोमेंटम आपको गिवन हो, उसको आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टॉर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर, टाउ इक्वल्स टू dl बाई dt, टाउ इक्वल्स टू dl बाई dt या I इंटू अल्फा, है ना? तीनों में से अपन कोई भी यूज कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो दिस वाज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब याद करो बेटा, हम लोग वहां पर पढ़ा कर, मैंने बोला ना आपको कि क्या है भाई, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है ना? बस एक क्वांटिटी के बदले यहाँ पर दूसरी क्वांटिटी आ गया है, रिलेशन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, एनालॉगस चीजें हैं, यहाँ पर एनालॉगी है। ठीक है, तो वहां पर फोर्स के एनालॉगी यहाँ पर क्या है? टॉर्क है। वहां पे मोमेंटम के एनालॉगी वहां पर, यहाँ पर क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। आगे बात समझ में? वहां पर हमने पढ़ा था कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़े थे। तो क्लिक करो दिमाग में क्या आ रहा है। तो हमने पढ़ा था बेटा कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो लीनियर मोमेंटम किसी भी सिस्टम का क्या रहता है बेटा? टोटल मोमेंटम जो किसी भी सिस्टम का रहता है वो कंजर्व्ड रहता है। यहां पर इसी चीज को अगर हम बताना चाहें कि क्या एंगुलर मोमेंटम भी किसी सिस्टम का कंजर्व्ड होता है, ठीक है, अगर होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सो द न्यू टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलो देखते हैं ये क्या होता है। तो सिंस आपके पास क्या है? dl बाय dt इक्वल्स टू टाउ। ठीक है, अगर मैं मान लूं इफ टाउ ext एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? जीरो है, बाहर से कोई टॉर्क यानी नेट टॉर्क इसके ऊपर क्या है बेटा? जीरो है। ये क्या है? नेट टॉर्क है, दिस इज नेट टॉर्क, है ना? टोटल टॉर्क आया था। तो बेटा इफ नेट टॉर्क यानी एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो dl बाई dt बराबर टॉर्क था, टॉर्क जीरो है तो dl बाई dt क्या हो गया? जीरो हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है? जब वो चीज कांस्टेंट होता है। ठीक है ना बेटा? यानी L जो है वो फिर क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट होना पड़ेगा। यानी जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट हो गया, कंजर्व्ड हो गया। इसी को तो हम क्या कहेंगे बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम टू बी कंजर्व्ड? तो वो कंडीशन है कि नेट टॉर्क जो है वो जीरो होना चाहिए, एक्सटर्नल कोई भी टॉर्क उस पर लगना नहीं चाहिए। ठीक है, नो एक्सटर्नल टॉर्क शुड एक्ट अपॉन द सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका एंगुलर मोमेंटम है L वो कांस्टेंट हो जाएगा और L क्या होता है बेटा? I इंटू ओमेगा। तो ये जो I ओमेगा है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। I ओमेगा कांस्टेंट होने का मतलब क्या है बेटा? I1 ओमेगा 1 बराबर हो जाएगा I2 ओमेगा 2 पर। कहीं पर भी I और ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखना चाहूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूं बेटा? कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो या इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग अपॉन द सिस्टम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अगर हम प्रॉपरली स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम then total angular momentum of the system remains
कंजर्व्ड, रिमेन्स कंजर्व्ड। इसको कहते हैं हम लोग बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज द, ठीक है, दैट इज L इक्वल्स टू आई ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ये है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? अब देखो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, देखेंगे। तो बात करने वाले हैं हम लोग एग्जाम्पल ऑफ डेली लाइफ, एग्जाम्पल ऑफ डेली लाइफ, एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बच्चे, ठीक है, डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहला, अगर मान लो एक टर्न टेबल हो, ठीक है, ये एक ऐसा टर्न टेबल है जो कि क्या हो रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट कुछ स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, एक टर्न टेबल है जो अपने एक्सिस पर घूम रहा है और उस पर मान लो क्या कह रहा था मैं, इसको छोड़ो। अच्छा, ये छोड़ो, इसको समझो। कभी आपने वो डांस वगैरह देखा होगा, है ना? तो डांस में एक स्टेज आता है जब डांसर बहुत ज्यादा स्पीड से क्या होने लगता है, रोटेट करने लगता है अपने पैरों पर। अंडरस्टूड? ठीक है, तो वो जब घूम रहा होता है, ठीक है, तो कभी वो अपने हाथों को फैला के रखता है इस टाइप से, ठीक है, ये अपने हाथों को फैला करके ये यूं घूम रहा होता है। मान लो इसकी एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा है। ठीक है, बात समझ में आ रही? फिर देखना वो अपने हाथों और पैरों को सिकोड़ लेता है, मतलब अपने बॉडी के क्लोज ले आता है। तो जब वो अपने हाथों और पैरों को अपने बॉडी के काफी क्लोज ला लेता है तो वो देखना काफी जोर जोर से घूमने लगता है। ठीक है, मतलब वो अपने हैंड्स के पोजीशन को चेंज करके अपनी बॉडी के स्पीड को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक है, बॉडी के स्पीड को, एंगुलर स्पीड को चेंज कर लेता है। वो ऐसा क्यों कर पाता है बेटा, वो ऐसा क्यों कर पाता है? ठीक है, तो देखो अगर ये घूम रहा है तो एक्सिस का काम कौन करेगा बेटा, ये एक्सिस का काम करेगा। जब वो अपने हाथों को फैला के रखेगा, ठीक है बेटा, जब अपने हाथों को फैला के रखेगा, पैरों को फैला के रखेगा, तो जो इफेक्टिव डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या होगा, ज्यादा होगा। आर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। आर ज्यादा होगा तो आई क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि आई बराबर क्या होता है बेटा, एम आर स्क्वायर होता है। आर ज्यादा होगा तो आई ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, और चूंकि हमने क्या पढ़ा है, एल बराबर आई इंटू ओमेगा होता है। एल बराबर क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। तो आई अगर ज्यादा होगा तो ओमेगा क्या होगा बेटा, कम होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या रहता है, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हम कोई बाहर से टॉर्क नहीं लगा रहे हैं, इस आदमी को कोई बाहर से नहीं घुमा रहा है कि ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूं, है ना, ऐसा नहीं कर रहा है। वो अपने आप घूम रहा है, अपने से खुद से घूम रहा है ना, सेल्फ घूम रहा है। तो बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो एल क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। तो एक क्वांटिटी ज्यादा होगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है, तो
जब ये हैंड्स को है ना ये करके रखता है, एक्सटेंड करके रखता है, एक्सपांड करके रखता है, तो आर ज्यादा होता है, आर ज्यादा होगा तो आई ज्यादा होगा, आई ज्यादा होगा तो ओमेगा कम होगा, तो उसमें वो थोड़ा स्लो स्लो घूमेगा। लेकिन जैसे ही ये इसको फोल्ड करेगा, है ना, ये जब अपने हैंड्स को फोल्ड कर लेगा, तो बेटा ये देखो इसके बीच का जो आर है, इफेक्टिव आर है, वो घट गया। आर घट गया बेटा तो आई घट गया, और आई घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में है ना, आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट है ना बेटा, तो आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हुआ ना, ठीक है। तो अब आई चूंकि घट गया तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वो ज्यादा तेजी से रोटेट करने लगता है, ठीक है, वो ज्यादा तेजी से रोटेट करने लगता है। फिर जब उसको अपने स्पीड को, बॉडी के स्पीड को कम करना होता है, वापस से अपने हैंड्स एंड लेग्स को एक्सटेंड कर लेता है ना, तो उससे उसकी आई बढ़ जाती है, आई बढ़ जाती है तो ओमेगा घट जाती है। तो इस तरीके से जो डांसर है वो अपने बॉडी के स्पीड को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है ना, क्लियर है, बाय यूजिंग व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसी प्रकार से जो मैं आपको टर्न टेबल वाला बोल रहा था, तो अगर मान लो एक टर्न टेबल है, ठीक है, टर्न टेबल पर एक बंदा खड़ा है और उसने अपने हाथ में मान लो डंबल्स पकड़े हुए हैं, डंबल्स वेट पकड़े हुए हैं, डंबल समझते हो, एक्सरसाइज करने के लिए जो हम लोग डंबल्स यूज करते हैं, तो वो मान लो इस तरीके से हैंड्स को फैला करके वो पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो अपने हैंड्स को के पोजीशन को चेंज करके, कभी एक्सटेंड करके, कभी सिकोड़ करके, वो क्या कर सकता है बेटा, उस टर्न टेबल की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। ओके, तो अगेन जो आपका लॉजिक लगेगा सेम लगेगा, जब वो एक्सटेंड करेगा, मास उससे दूर चला गया, मास उससे दूर चला गया, इफेक्टिव आर बढ़ गया, इफेक्टिव आर बढ़ गया तो आई बढ़ गया, आई बढ़ जाएगा बेटा तो ओमेगा कम हो जाएगा, है ना, आई बढ़ जाएगा तो ओमेगा कम हो जाएगा, तो उस समय एंगुलर स्पीड क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर वो सिकोड़ लेगा तो आर घट जाएगा, आर घट जाएगा तो आई घट जाएगा, आई घट जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, तो उसकी टर्न टेबल की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से वो क्या कर सकता है, अपने बॉडी स्पीड को कंट्रोल कर सकता है ना, बाय वेरिंग हैंड्स पोजीशन, ठीक है। इसके अलावा आपने कभी ये देखा होगा जिम्नास्ट वगैरह के जो ये होते हैं, एथलेटिक प्रोग्राम्स होते हैं, स्पेशली ओलंपिक्स वगैरह में, ठीक है, तो उसमें एक होता है समर सॉल्ट, ठीक है। समर सॉल्ट क्या होता है बेटा, कि एक हाइट से, है ना, जो एथलीट है वो जंप मारता है और उस दौरान वो 2-3 बार क्या करता है, रोल करता है, मीन्स गुलाटी लगाता है, ठीक है। तो उसके पीछे भी क्या रीजन है, तो उसमें भी आपका जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज होता है, ठीक है। तो जब वो एक हाइट से कूदता है, एक हाइट से जंप मारता है यहां से, तो उस समय देखना ये अपने जो बॉडी होती है उसको पूरी तरीके से एक्सटेंड रखता है, ठीक है। फिर ये जंप मारता है और जंप मारने के दौरान वो अपने बॉडी को पूरा सिकोड़ लेता है, ठीक है, इस तरीके से वो क्या कर लेता है, सिकोड़ लेता है, और उस दौरान वो 2-3 ऐसे राउंड्स लगाता है और फिर फाइनली ऐसा पानी में डाइव कर देता है, ठीक है। तो डाइव करने से पहले वो समर सॉल्ट लगाता है, 2-3 बार वो चक्कर लगाता है ना। तो वो कैसे हो पाता है, तो बेटा देखो, अगर मैं इस तरीके से रोटेट करना चाहता हूं, है ना, इस तरीके से, तो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां होगा, है ना, ये ऐसा, और ये बॉडी को इधर से फोल्ड कर लेगा, इधर से फोल्ड कर लेगा। तो जब आप पूरी तरीके से खड़े थे तो देखो आपसे जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है ना, इफेक्टिव डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। जब आप फोल्ड करोगे, है ना, ये अपर पार्ट को और लोअर पार्ट को जब फोल्ड करोगे तो ये देखो इफेक्टिव आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफेक्टिव आर कम हो जाएगा तो बेटा आई कम हो जाएगा, और आई कम हो जाएगा तो ओमेगा चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है, ये कम हुआ तो ये बढ़ जाएगा, तो आप जो है क्या हो जाओगे, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, आप बीच में रोटेट हो जाओगे, और फिर फाइनली हम एक्सटेंड करके नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो समर सॉल्ट लगाने में भी आपका एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज होता है, अंडरस्टूड, ठीक है। फिर आप देखोगे कि जो बिल्लियां वगैरह होती है, बिल्ली या कुत्ते, वो जब किसी हाइट से जंप मारता है तो जब वो ग्राउंड को टच करने वाला होता है तो उस समय अपने बॉडी को पूरी तरीके से एक्सटेंड कर लेता है, ठीक है, उस समय वो अपने बॉडी को पूरी तरीके से एक्सटेंड कर लेता है। आ रही बात समझ में आपको, वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि अगर डॉगी या कैट
जो है वो अगर अपने बॉडी को एक्सटेंड नहीं करेगा, वो अगर सिकोड़ लेगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो इफेक्टिव आर है ना, ठीक है, ये हैंड्स, ये लेग्स वगैरह को ये इसने क्या किया, पूंछ वगैरह सब वो क्या कर लेता है, एक्सटेंड कर लेता है। तो जब वो जंप मारने वाला होता है, मान लो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो जब ये एक्सटेंडेड रहेगा तो इफेक्टिव आर क्या होगा, ज्यादा होगा। इफेक्टिव आर ज्यादा होगा तो आई ज्यादा होगा, और आई ज्यादा होगा तो बेटा ओमेगा क्या होगा, कम होगा। तो जब वो ग्राउंड पर गिरेगा तो उसके ऐसे पलटने की जो संभावना है ना, पलटने की पॉसिबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। और अगर ज्यादा ओमेगा रहेगा उसके पास तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा रोटेट हो जाएगा, मीन्स वो गिर जाएगा, वो पूरी तरीके से ऐसा स्ट्रेट जंप नहीं मार पाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसलिए वो अपने बॉडीज को पूरा पूंछ वगैरह सब कुछ एक्सटेंड करके रखता है। एक्सटेंड करने से आई बढ़ जाता है, आई बढ़ने से ओमेगा कम हो जाता है, तो वो रोटेट नहीं करता और स्मूथली वो लैंड कर लेता है। ठीक है, तो इन सारी जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए उन सब में क्या यूज होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज होता है। ओके, इसके अलावा आप देखो, एक जो अगर आपने कभी साइकिल चलाई हो, ठीक है, तो एक मूविंग साइकिल को जब साइकिल चल रही होती है उस समय अगर आप पैडल ना भी मारो तो वो बैलेंस हो जाता है, उसको बैलेंस करना आसान होता है कि नहीं बेटा? लेकिन रेस्ट में अगर आप हो, साइकिल नहीं चला रहे हो, तो क्या आप अपने साइकिल को बैलेंस कर सकते हो? बताओ, नहीं कर सकते ना। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते भाई? तो यहां पर भी काम आता है किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, क्या काम आता है बेटे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। क्या बोल रहा हूं मैं, एक मूविंग बाइसाइकिल को बैलेंस करना आसान है, वो बैलेंस हो जाता है, लेकिन एक स्टेशनरी बाइसाइकिल को आप बैलेंस नहीं कर सकते। क्यों ऐसा? A moving bicycle can be easily balanced, but a stationary bicycle cannot be balanced. Why? ठीक है बेटा, तो जब आपका साइकिल चल रहा होता है, ओके, जब आपका साइकिल चल रहा होता है बेटा, ओके, तो ये जो आपके व्हील्स हैं वो घूम रहे हैं, तो एक एक्सिस के अबाउट घूम रहे होते हैं, ये आपका एक्सिस होता है, एक्सिस है ना, और उसके अबाउट ये जो आपका व्हील है वो क्या हो रहा होता है, टर्न हो रहा होता है। तो बेटा जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आता है वो किसके अबाउट आता है, एक्सिस के अबाउट आता है, ये एक्सियल वेक्टर है, तो एंगुलर मोमेंटम यहां पर लग रहा है इसके अबाउट। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो जब वो साइकिल चल रहा है तो आपके पास एक एंगुलर मोमेंटम है, आपने मान लो पैडल मारना छोड़ दिया, ठीक है, पैडल नहीं मार रहे हो, बाहर से कोई आपको धक्का नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा है, कोई भी किसी ने भी आपको धक्का वगैरह नहीं दिया, तो इसका मतलब कहीं से भी आपको टॉर्क नहीं लगा। टॉर्क नहीं लगा बेटा, ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो है ना, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जो इसका जो एक्सिस है वो ऐसा स्ट्रेट रहना चाहिए, वो ऐसा टिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा टिल्ट होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि एल का डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन भी चेंज होगा तो वेक्टर चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से रहना पड़ेगा ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ओबे कर सके। ठीक है, तो ये इसलिए आपको बैलेंस रहेगा, अंडरस्टूड, ये बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर ये स्टेशनरी है, रेस्ट है, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम ही नहीं है बाबा। ठीक है, तो काहे का क्या चीज कंजर्व करोगे? ठीक है, तो कंजर्व नहीं कर सकते इसमें, तो इसलिए स्टेशनरी वाले को नहीं कर सकते, मूविंग वाले को कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या काम हो रहा है बेटा, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज हो रहा है। आ रही बात समझ में आपको अच्छे से, क्लियर है? लास्ट टॉपिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जैसा कि हमने पढ़ा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। ठीक है, एनर्जी ड्यू टू मोशन क्या कहलाता है? काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। तो रोटेशनल मोशन भी तो एक प्रकार का मोशन है ना, तो यहां पर भी एक प्रकार का काइनेटिक एनर्जी होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं क्या होता है। ओके, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो अगेन बच्चे, मान लो एक हमने बॉडी ले लिया, वो क्या हो रहा है? ये एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, कितने से? ओमेगा से। यहां पर एक पार्टिकल माना बेटा m1 r1, ये चल रहा है v1 से। एक दूसरी पार्टिकल ली m2 r2 v2 से चल रही है। ठीक है बेटा, तो चूंकि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना बेटा। और हाफ एम और v क्या होता है बेटा? ओमेगा इंटू आर होता है, तो ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर। तो ये मैं इसको लिख सकता हूं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ऐसा हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो देयरफॉर बेटा, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल का क्या हो जाएगा? हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा एंगुलर क्वांटिटी है। सिमिलरली सेकंड पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से बेटा nth पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। जब मैं इन सबको ऐड कर दूंगा बेटा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो तो भाई ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जा रहा है, हाफ कॉमन हो जा रहा है, तो हाफ कॉमन, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस 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 mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये वाला चीज क्या है बेटा? तो अभी हमने बार बार देखा, यही वाला चीज क्या कहलाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता था? हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। प्लेन काइनेटिक एनर्जी क्या होता था? हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला ना कि वहां पर m के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। यहां पर वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छे से समझ में आया बच्चे? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुआ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, अच्छा, अगर मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, इसमें मैंने अगर आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आई हो जाएगा। तो मैं इसको लिख पाऊंगा आई ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आई। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटे आई इंटू ओमेगा अभी अभी हमने पढ़ा है एल होता है, तो ये एल स्क्वायर अपॉन 2i हो गया। ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एल के टर्म्स में क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर बाई 2i। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होते हैं बहुत ज्यादा, याद रखना है इसको। ठीक है, तो आज की सभा यही समाप्त की जाती है बच्चों। बाय बाय।